हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन और मेरा चैनल पीसीएम टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों तक फिजिक्स का दूसरा लेक्चर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का लेक्चर आप लोगों तक शायद पहुंच चुका होगा, और नहीं भी पहुंचा होगा तो पीसीएम टुडे चैनल को खोलिए और सारे लेक्चरों को देखिए। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। और इसको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो मेरे चैनल में नए आए हुए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स का तीसरा लेक्चर, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये जो बताता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानने, डिफिनेशन लिखने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये बोलना क्या चाहता है। तो सपोज करते हैं कि एक चार्ज पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा एक पॉइंट चार्ज है Q2। तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज करते हैं, ये डिस्टेंस है R। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलना चाहता है, ये कूलम्ब्स लॉ इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स का खोज जो किया था, इन्वेंट जो किया था, उसका नाम था सर डी कूलम्ब। इसके चलते ही इसका नाम पड़ा है कूलम्ब्स लॉ। और चार्ज का जो खोज किया था वो कूलम ही किया था, इसलिए उसका यूनिट होता है कूलम। तो ये कूलम्ब्स लॉ बताना क्या चाहता है कि इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब ये बोलना चाहता है कि ये चार्ज, दोनों चार्ज जो है, यदि r डिस्टेंस पर रखते हैं हम लोग, तो जो वो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एवं क्या होगा कि ये जो है फोर्स जो है वो दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही बताता है हम लोग को कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग इसके लिए हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग इसको कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू सर डी कूलम्ब, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges at rest kept at a suitable separation is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब सपोज करते हैं हम लोग कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और ये दोनों के बीच डिस्टेंस R है। आप लोगों को पहले भी पता होगा, पहले मेरे वीडियो को यदि देखे होंगे तो शायद पता होगा कि सपोज ये यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये भी यदि पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, वो फोर्स होगा क्या, रिपल्सन फोर्स होगा। यदि इसको एक कोई पॉजिटिव होगा और एक कोई निगेटिव होगा, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो सपोज अभी हम लोग कर लेते हैं कि दोनों फोर्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं कि इफ F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, then according to the definition F is directly proportional to the product of their charges का magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब F is directly proportional to
प्रोडक्ट ऑफ Q1 and Q2 and F is inversely proportional to 1 by R square। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F is directly proportional to Q1 into Q2 by R square। ये दोनों का मैग्नीट्यूड होगा और फोर्स भी होगा, वो भी मैग्नीट्यूड होगा। तो F is equal to K into Q1 into Q2 by R square। ये हो गया कूलम्स फोर्स। ये या तो नेचर में क्या हो सकता है, एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ये के जो होता है इसी को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है, के का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 इंटू 10 to the power 9। क्या होगा यहां से, इसका यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होगा। के का यूनिट जो होगा 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो होता है के, इसका जो वैल्यू और होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। के जो होता है, एक के जो होता है कूलम्स कांस्टेंट जो होता है, ये कोई भी मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम यदि चेंज होगा तो के का वैल्यू भी चेंज होगा। ये जो के है ये एप्सिलॉन नॉट मतलब ये फ्री स्पेस के लिए, ये वैक्यूम के लिए है। तो जब वैक्यूम यूज करेंगे हम लोग तब के का वैल्यू हम लोग लेंगे वो 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर लेंगे। तो हम लोग देख लिए कि जो कूलम्स लॉ जो बताना चाहता है वो यदि हम लोग छोटे में शब्दों में कहना चाहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, दोनों को मिलाते हैं तो उसको हम लोग इंट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो हम लोग कूलम्स लॉ को बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F is directly proportional to the product of Q1 and Q2 and F is also inversely proportional to the square of distance between them। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि चार्ज का वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये दोनों में से कोई भी चार्ज का यदि वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही तो वही होता है कि एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा चीज भी इंक्रीज करेगा। अब यदि हम लोग देखें कि ये दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस को यदि हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि ये होल वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब ये वाला नीचे वाला वैल्यू यदि इंक्रीज करेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब यदि आर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि हम लोग आर को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यही बोल लिए और समझ लिए कि यदि हम लोग कूलम्स लॉ को देखते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस को कोई एक सुटेबल सेपरेशन या तो डिस्टेंस में रखते हैं तो जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और क्या देखें हम लोग, देखें कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट को यदि ये रिलेशन को यदि हटाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट का वैल्यू आता है और ये कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग कूलम्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं के, या तो इसी को बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
ये क्या होता है, के जो होता है वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। यदि मीडियम चेंज होगा तो के का वैल्यू भी चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो के का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ये हम लोग देख लिए कि ये है कूलम्स लॉ। और नेक्स्ट हम लोग देखना चाहेंगे जब, तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अभी हम लोग देखे ना ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन से। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है वो ये शो करता है कि कोई भी मीडियम से, सपोज करो ये मीडियम है, ये मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज करो पास कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मीडियम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी शोज दैट कि हाउ इजिली और विथ डिफिकल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू दैट मीडियम। वो बताना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस मीडियम से डिफिकल्टी से पास कर रहा है कि इजीली पास कर रहा है, जो उस चीज को मेजर करता है, जो उस चीज को शो करता है, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। फिर से समझ लेते हैं इसको कि कोई भी एक मीडियम है, तो उस मीडियम से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो वो डिफिकल्ट के साथ पास कर रहा है कि इजीली पास कर रहा है, उसको जो शो करता है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग लिखना चाहेंगे कि डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है। क्या मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम शोज दैट कि हाउ इजिली और विथ डिफिकल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू दैट मीडियम। मतलब एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना इजी से पास हो रहा है या कितना डिफिकल्ट से पास हो रहा है, उसको जो बताता है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब सपोज करते हैं कि ये मीडियम है, ये हम लोग क्या बोल दिए हैं, ये मीडियम। यदि ये मीडियम नहीं होगा, यदि ये फ्री स्पेस होगा, फॉर फ्री स्पेस, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं वैक्यूम, तब क्या होगा, इसी को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब देखते हैं कि इसका यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसका यूनिट लिखने के लिए हम लोग सपोज करो इसका यूनिट हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हम लोग इसका यदि यूनिट निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले जाएंगे तो अब क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट यदि लिखेंगे तो Q, ये F का वैल्यू क्या होगा, F का तो न्यूटन, और न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पर न्यूटन। क्या होगा, पर न्यूटन। और ये क्या है, कूलम स्क्वायर होगा इसका, तो इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर। और ये नीचे में क्या है, R मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, और इसका स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो फ्री स्पेस के लिए वो कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब यदि हम लोग देखना चाहें कि ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है जो, या तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो हम लोग देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ
एप्सिलॉन या तो क्या एप्सिलॉन नॉट। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला या तो यूनिट जब हम लोग लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग निग्लेक्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। कैसे लिख रहे हैं, निग्लेक्टिंग कॉन्स्टेंट्स, ये तो कांस्टेंट वैल्यू क्या 4 पाई, इसको हम लोग यदि निग्लेक्ट करते हैं तब देखते हैं। अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कोई चीज का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, इसको ऐसे शायद लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू Q2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और क्या लिख सकते हैं F का डायमेंशनल फॉर्मूला और क्या R स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, I इंटू टी। तो Q का यदि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो I के लिए हम लोग एम्पियर लिखते हैं और T के लिए टाइम लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं AT। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया AT। तो दो ठो Q है तो ये Q1 के लिए भी क्या होगा AT और क्या Q2 के लिए भी क्या होगा AT होगा। और F का तो आप लोग को पता ही होगा, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, MLT पर पावर 2 या तो इसी को बोलते हैं MLT एक्सपोनेंट -2 और R स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो इसको यदि हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहले M के बारे में लिखते हैं। तो M एक ही ठो है और ये ऊपर जाएगा तो M का पावर कितना होगा -1। अब देखते हैं L के बारे में। तो L एक ठो यहाँ और ये दो ठो यहाँ, 3 हो गया। अब 3 को ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ले जाएंगे तो क्या होगा -3। अब क्या T का कितना पावर है, नीचे में -2 है तो ऊपर जाएगा तो +2 और 2 ठो अपने से T है तो T का पावर कितना होगा 4। और ये कितना होगा A स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर। तो ये हुआ हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट या तो एप्सिलॉन। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसी को भी बोल सकते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या तो बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम या तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को इसी को हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इतना देखने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हम लोग देख लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट या तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। तो अभी ये हम लोग देख लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो होता है हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी। तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी इसको लिखते हैं एप्सिलॉन R, और इसी का दूसरा नाम जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको K से भी डिनोट करते हैं। तो देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो शायद आप लोग को जो 11 में पढ़े होंगे उसमें देखे होंगे कि रिलेटिव मोशन ऐसा कुछ देखेंगे। उसी तरह से यहाँ नाम से ही पता चलता है कि रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिलेट में कुछ बात करने वाले हैं लोग। तो रिलेटिव के नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या होता है कि इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये बताना, ये डेफिनेशन से हम लोग शायद लिख सकते हैं
कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या तो बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी, या तो क्या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ a medium to the absolute permittivity it is the ratio of electric permittivity of a medium to the relative absolute permittivity एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डेफिनेशन क्या हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो यह हो गया हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन। और इसमें हम लोग यदि और कुछ देखना चाहेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये भी है क्या एक परमिटिविटी है और ये भी क्या है एक परमिटिविटी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और क्या यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा। ये क्या है फ्री स्पेस के लिए है और ये कोई मीडियम के लिए है, लेकिन यूनिट और डायमेंशन तो दोनों सेम होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूनिट लेस and dimensionless quantity। ये सारी बातें हम लोग देख लिए। आज हम लोग देख लिए रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, कूलम्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब कूलम्स कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है नहीं करता है, सब कुछ हम लोग देख लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही था। और नेक्स्ट जो हम लोग का जो इस चैनल में स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल वेक्टर और 3D मैथ का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी, झारखंड बोर्ड के लिए भी, सारे एग्जाम्स के लिए ये वेक्टर और 3D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने चूज किया है वेक्टर और 3D टॉपिक स्टार्ट करूं पहले। तो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा स्टार्ट होगा वो मैथ के साथ स्टार्ट होगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि मेरे वीडियो के साथ लगातार आप लोग रहें ताकि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। आप घर में बैठे कोरोना के बीमारी में जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में आप घर बैठे ही मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का लाभ उठाएं और मेरे चैनल को बढ़िया से देखें, लगातार देखें। और चलिए अब हम मिलते हैं आगे के लेक्चर मैथ के टॉपिक वेक्टर और 3D में। धन्यवाद।